चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सचेंज रिस्क, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को एक्सपोजर भी कहते हैं। तो ये चीज़ हमने हेजिंग में देखी थी कि एक्सपोजर यानी कि एक्शन लेना। ठीक है, तो एक्सपोजर तीन तरीके का होता है। एक होता है ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, एक होता है ट्रांसलेशन एक्सपोजर और एक होता है इकोनॉमिक एक्सपोजर। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, ऑलरेडी डिस्कस्ड टिल नाउ। यानी कि जो हमने डिस्कस किया था कि फॉरेन करेंसी बढ़ने का डर, होम करेंसी गिरने का डर, या फिर फॉरेन करेंसी गिरने का डर, होम करेंसी बढ़ने का डर एट अ फ्यूचर डेट। ये सारी बातें हमने की और बहुत सारे क्वेश्चंस हमने बनाए हेजिंग के, और ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे हेजिंग नहीं की लेकिन ये एक्सचेंज रिस्क को अच्छे से समझा कि फ्यूचर डेट में जो भी बंदा है जिसका फॉरेन करेंसी पेबल है या रिसीवेबल है, उसको डर लग रहा है कि फॉरेन करेंसी बढ़ ना जाए या होम करेंसी गिर ना जाए, या फॉरेन करेंसी गिर ना जाए, होम करेंसी बढ़ ना जाए। ये सारे जो रिस्क होते हैं, इस रिस्क को ट्रांजैक्शन एक्सपोजर कहा जाता है। दिस इज़ द एक्चुअल गेन और लॉस ड्यू टू एक्सचेंज रेट चेंजेस। तो ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा आता है ट्रांसलेशन एक्सपोजर, इसको अकाउंटिंग एक्सपोजर भी कहते हैं। ये एक तरीके का नोशनल यानी कि फेक यानी कि आर्टिफिशियल गेन या लॉस है ड्यू टू द ट्रांसलेशन ऑफ एसेट्स एंड द लाइबिलिटीज ऑफ अ फॉरेन सब्सिडरी। तो अगर इंडिया मेरी होम कंट्री है, यानी कि रुपीज़ मेरा होम करेंसी है, और मेरी कोई सब्सिडरी है अमेरिका में, यानी कि मेरी एक फॉरेन सब्सिडरी है जो अमेरिका में है, तो उसके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बने होंगे, यानी कि उसके जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ दिख रहे होंगे वो डॉलर्स में दिख रहे होंगे, यानी कि फॉरेन करेंसी। जब उसको मैं पेरेंट कंपनी करेंसी यानी कि रुपीज़ वाली करेंसी में कन्वर्ट करूँगा, यानी कि होम करेंसी में कन्वर्ट करूँगा, क्यों करूँगा? फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का क्या मतलब होता है? कंसोलिडेशन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद, यूजुअली फाइनेंशियल ईयर एंड पे, एक कंपनी है जिसकी बहुत सारी अगर सब्सिडरीज़ है, उस सब्सिडरीज़ का जो डेटा है वो भी पेरेंट कंपनी के डेटा में जोड़ दिया जाता है। इसे कंसोलिडेशन कहा जाता है। बहुत सारी बड़ी कंपनीज़ जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं, यानी कि जिसका प्रेजेंस मोर देन वन कंट्री में होता है, जब उनकी एनुअल रिपोर्ट तैयार होती है, यानी कि उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट्स, ये सारे जब रिपोर्ट्स तैयार होती हैं, तो उसमें जो पेरेंट कंपनी है उसके साथ साथ उसकी जो सब्सिडरीज़ हैं उसका भी डेटा उसमें जोड़ दिया जाता है। तो अगर सब्सिडरीज़ का डेटा पेरेंट कंपनी में जोड़ दिया जाएगा तो उसको कंसोलिडेशन बोलते हैं। यहाँ पर किस तरीके का कंसोलिडेशन हो रहा है? एक फॉरेन सब्सिडरी है जिसके डॉलर्स में मान के चलो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ है, अब उसको होम करेंसी में कन्वर्ट करेंगे और होम करेंसी में कन्वर्ट करके कंसोलिडेशन करेंगे। तो रिस्क किस बात का है भाई यहाँ पे? तो रिस्क इस बात का है कि अगर एक्सचेंज रेट काफ़ी अच्छा रहा, यानी कि एक डॉलर मान के चलो 70 रुपीज़ का है, तो उस रेट पे कन्वर्ट हो जाएगा, होम करेंसी में आ जाएगा सारा का सारा डेटा। मान के चलो एक डॉलर 80 रुपीज़ का हो गया, तब क्या होगा? तब आपको लग रहा होगा कि वहाँ की जो चीज़ है, मतलब फॉरेन की जो सब्सिडरी है, वहाँ की चीज़ वैसे तो 70 रुपये की होनी चाहिए थी। जो एसेट मैंने बाय किया था वो 70 रुपये का दिखना चाहिए, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस वही एसेट 80 रुपये का दिख रहा है। वैसा ही लाइबिलिटीज़ के साथ भी होगा कि मेरी लाइबिलिटी वैसे तो 70 रुपये के बराबर होनी चाहिए, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस 80 रुपये का दिख रहा है। तो एक तरीके का नोशनल गेन या लॉस होता है जो कि फेक है, यानी कि आर्टिफिशियल है, बट एक तरीके का एक्सपोजर होता है जिसे हम अकाउंटिंग एक्सपोजर या ट्रांसलेशन एक्सपोजर बोलते हैं, जो यूजुअली अराइज होता है जब आपका कोई फॉरेन कंट्री में सब्सिडरी है, यानी कि फॉरेन सब्सिडरी है, और उसको आप कंसो करते हो। कंसो का मतलब होता है कंसोलिडेशन करते हो इन द पेरेंट कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगला आता है इकोनॉमिक एक्सपोजर। इकोनॉमिक एक्सपोजर का मतलब होता है कि जो एक्सचेंज रेट चेंजेस हैं leading to the changes in the cost of company inputs and price of company's output। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर एक कंपनी है जो इंपोर्ट भी करती है सामान और एक्सपोर्ट भी करती है, और वो एक तरीके की मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, यानी कि इंपोर्ट करती है माल बाहर से, कुछ बनाती है और फिर बेचती है, तो अगर एक्सचेंज रेट चेंज होते जा रहे हैं तो जो कंपनी ने माल मंगाया वो महंगा पड़ता जाएगा। मान के चलो एक्सचेंज रेट जो फ्लक्चुएट हो रहे हैं वो आपके फेवर में नहीं हो रहा है, यानी कि फॉरेन करेंसी पेबल बढ़ते जा रहा है, यानी कि जिस सप्लायर से आपने माल मंगाया जिसको आपको फॉरेन करेंसी पे करनी है वो बहुत ज़्यादा पे करनी है।
तो आपका जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है, यानी कि कॉस्ट ऑफ इनपुट है, वो महंगा होता जाएगा। उल्टा देखते हैं, मान के चलो फॉरेन करेंसी कम होते जा रही है अगेंस्ट होम करेंसी, तो आपको फ़ायदा लगेगा, क्योंकि अब आपको जो होम करेंसी आउटफ्लो होने वाला है वो फॉरेन करेंसी पे करने के लिए वो कम पे करना पड़ेगा। यानी कि कुल मिला के आपका जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है, यानी कि कॉस्ट ऑफ इनपुट है, वो कम होते जाएगा। मतलब आपका कॉस्ट ऑफ इनपुट बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा है एक्सचेंज रेट चेंजेस पे। इसी के साथ आपका प्राइस ऑफ कंपनी आउटपुट भी अफेक्ट होता है, क्योंकि मान के चलो आपका जो प्रोडक्ट है वो लोकल मार्केट में बिकता है लेकिन फॉरेन मार्केट में भी बिकता है। तो अगर फॉरेन मार्केट में एक्सचेंज रेट फेवरेबल नहीं रहे तो आपको जो प्रोडक्ट का प्राइस मिलने वाला है, मतलब आपकी जो सेलिंग प्राइस होगी वो कम होती जाएगी। और मान के चलो फेवरेबल होते जा रहा है एक्सचेंज रेट, तो आपको जो फॉरेन करेंसी रिसीवेबल है वो बहुत ज़्यादा होते जाएगा। तो कुल मिला के आपका जो प्रॉफिट है, जो कि परचेज प्राइस और सेलिंग प्राइस पे डिपेंड करता है हमेशा, वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होगा बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज रेट चेंजेस। एंड दिस विल ऑल्सो अफेक्ट द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट्स विच विल डिपेंड अपॉन द इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्री की डिपेंडेंसी कैसी है ऑन फॉरेन मार्केट्स एंड लोकल मार्केट्स फॉर द इनपुट एंड द आउटपुट। इसका मतलब ये निकलेगा कि अगर मैं कंपनी हूँ, जो कि मैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हूँ, और मेरा बहुत सारा माल बाहर से आता है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हूँ फॉरेन मार्केट में फॉर माई इनपुट, मतलब ये वाला केस, तब मुझे क्या लगेगा, तब मुझे ये लगेगा कि अगर फॉरेन करेंसी फेवरेबल नहीं रही, यानी कि एक्सचेंज रेट फेवरेबल नहीं रहा, तो बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा फॉरेन करेंसी पेबल, तो मेरा जेब से बहुत ज़्यादा पैसा चला जाएगा। कुल मिला के मेरा जो कॉस्ट ऑफ इनपुट है, यानी कि परचेज प्राइस है, वो बढ़ जाएगी। आउटपुट का क्या मतलब है, आउटपुट का मतलब है कि सेलिंग प्राइस जो है वो डिपेंड करती है फॉरेन मार्केट पे। तो मेरा जो प्रोडक्ट है उसकी जो डिमांड है वो लोकली ज़्यादा नहीं है, बट फॉरेन में लोग बहुत पसंद करते हैं मेरा प्रोडक्ट, मतलब मेरा जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लोकल सेल्स। तो वहाँ पर अगर एक्सचेंज रेट ज़्यादा फ्लक्चुएट होंगे तो शायद मेरी सेलिंग प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होगी। सेम गोज़ फॉर लोकल मार्केट इनपुट एंड आउटपुट। तो जो कंपनी या फिर जो इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होगी लोकल मार्केट पे, यानी कि लोकली बहुत ज़्यादा माल प्रोक्योर करेगी और लोकली ही बहुत ज़्यादा माल बेचेगी, उसको एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो कंपनी बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी ऑन द फॉरेन मार्केट्स रिगार्डिंग द इनपुट और आउटपुट, दोनों हो सकता है, या तो इनपुट या तो आउटपुट, उससे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर फील होगा, यानी कि उससे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एक्सपोजर फील होगा। तो 100 बात की एक बात यह है कि अगर कोई कंपनी लोकल मार्केट पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, चाहे वो इनपुट पे डिपेंडेंट हो चाहे आउटपुट पे डिपेंडेंट हो, तो उसका इकोनॉमिक एक्सपोजर बहुत ही कम होगा। लेकिन अगर कोई कंपनी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है अपॉन द फॉरेन मार्केट्स रिगार्डिंग इट्स इनपुट्स और इट्स आउटपुट्स, तो उसका इकोनॉमिक एक्सपोजर बहुत ही हाई होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डिस्कस किया 3 अलग अलग तरीके एक्सपोजर: ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, ट्रांसलेशन एक्सपोजर, इकोनॉमिक एक्सपोजर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। मैसेज ओमेगा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड exports air conditioners to Germany by importing all the components from Singapore। तो ओमेगा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एसी एक्सपोर्ट करता है जर्मनी को, और उसके लिए जो सामान है वो सिंगापुर से मंगाता है। तो इंपोर्ट भी कर रहा है और एक्सपोर्ट भी कर रहा है। द कंपनी इज एक्सपोर्टिंग 2400 यूनिट्स एट अ प्राइस ऑफ €500 पर यूनिट। तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, यानी कि एक्सपोर्ट प्राइस दिया हुआ है €500 पर यूनिट। द कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड कंपोनेंट्स इज एस डॉलर 800 पर यूनिट। एस से डॉलर का मतलब सिंगापुर डॉलर होता है, एस से डॉलर 800 पर यूनिट। दिस इज द इम्पोर्ट प्राइस। द फिक्स कॉस्ट एंड अदर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आर ₹1000 एंड ₹1500 रिस्पेक्टिवली। द कैश फ्लोज इन फॉरेन करेंसीज आर ड्यू इन 6 मंथ। इसका मतलब ये है कि 6 महीने बाद फॉरेन करेंसी पेबल भी है और 6 महीने बाद फॉरेन करेंसी रिसीवेबल भी है। द करेंट एक्सचेंज रेट, यानी कि T=0 का एक्सचेंज रेट आर एस फॉलोज: ₹यूरो 51.5055। तो यहाँ पर ओ माई गॉड नहीं है, रुपीज़ पर डॉलर एस डॉलर 27.2025। आफ्टर 6 मंथ्स द एक्सचेंज रेट टर्न आउट एज फॉलोज। तो 6 महीने बाद का रेट दिया हुआ है।
रुपीज़ पर यूरो 52.00/05 27.70/75. You are required to calculate loss or gain due to transaction exposure. ठीक है, तो ट्रांजेक्शन एक्सपोजर पूछ रहा है, यानी कि जो हम ऑलरेडी अभी तक करते आए हुए हैं वही करना है। तो क्वेश्चन समझ लेते हैं कि ओमेगा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की जो होम करेंसी है वो रुपीज़ है। उसने एक्सपोर्ट किया जर्मनी को। जर्मनी की करेंसी होती है यूरो। पहले हुआ करती थी डॉच मार्क DM और अभी है यूरो। तो हमारे लिए फॉरेन करेंसी होगी यूरो। एक्सपोर्ट कर रहे हैं 2400 AC यूनिट्स और इंपोर्ट कर रहे हैं सिंगापुर से, तो हमारे लिए फॉरेन करेंसी हो जाएगी $. इंपोर्ट प्राइस यानी कि परचेज प्राइस है $800 पर AC यूनिट, यानी कि 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स विच इज़ AC यूनिट बनाने के लिए $800 जो है वो इंपोर्ट प्राइस लगेगा। यानी कि फॉरेन करेंसी पेबल एट T इक्वल टू मैच्योरिटी N इक्वल टू 6 मंथ्स। तो 6 महीने बाद एक AC यूनिट के पीछे $800 सिंगापुर डॉलर पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा मेरे कुछ ना कुछ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट भी हैं विच इज़ ₹1000 पर AC यूनिट एंड ₹1500 पर AC यूनिट। तो मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है? वो है यूरो 500 पर AC यूनिट। वो है फॉरेन करेंसी रिसीवेबल एट T इक्वल टू मैच्योरिटी यानी N इक्वल टू 6 मंथ्स। तो एक्सपोर्ट प्राइस दिया हुआ है यानी कि सेलिंग प्राइस, और परचेज प्राइस के 3 कंपोनेंट दिए हुए हैं। एक है फॉरेन करेंसी पेबल और बाकी जो दोनों है वो लोकल एक्सपेंसेस हैं। लोकल एक्सपेंसेस मतलब होम करेंसी एक्सपेंसेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमको कैलकुलेट करना है गेन और लॉस ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। तो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर के द्वारा कितना गेन हुआ या लॉस हुआ, इसका मतलब ये है कि एक्सचेंज रेट के कारण कितना लॉस हुआ या गेन हुआ। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए पहले तो ये देखना पड़ेगा कि अगर T इक्वल टू 0 को, यानी कि आज कोई भी एक्सचेंज रेट नहीं होते, मतलब हम एक्सचेंज रेट को कन्वर्ट कर देंगे होम करेंसी में और ये सोचेंगे कि अगर परचेज प्राइस भी होम करेंसी में है और सेलिंग प्राइस भी होम करेंसी में है तो कितना प्रॉफिट कमाया T इक्वल टू 0 में। क्योंकि एक बात आप समझना कि अगर आप कोई भी सामान लोकली बेचोगे क्रेडिट सिस्टम पे, यानी कि 2 महीने बाद या 6 महीने बाद उसका पैसा आएगा, तब जो आप पैसा वसूलोगे वो T इक्वल टू 0 का भी जो पैसा होगा उतना ही वसूलोगे और T इक्वल टू 6 मंथ में भी उतना ही वसूलोगे। मान के चलो आपने एक प्रोडक्ट बेचा 100 रुपये में, उसका पैसा सामने वाले ने बोला 6 महीने बाद दूंगा, यहीं लोकली का था, यानी कि इंडिया के अंदर का ही था। तो जो 100 रुपये आपको T इक्वल टू 0 में मिल सकते थे वो मिलेंगे T इक्वल टू 6 मंथ पे 100 रुपये, लेकिन सामने वाला तो 100 रुपये ही देगा, ना ज़्यादा देगा ना कम देगा। ठीक है, पर ट्रांजैक्शन एक्सपोजर में क्या होता है, आज का 100 रुपये कल का कितना हो जाएगा पता नहीं होता। तो पहले तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर आज हमें हमारा पैसा मिल जाता, यानी कि कोई भी एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस नहीं होते, तो मुझे कितना प्रॉफिट होता, और T इक्वल टू मैच्योरिटी को जो एक्सचेंज रेट हो गए उस बेस पे मुझे कितना प्रॉफिट हुआ। फिर हम दोनों को कंपेयर करेंगे, T इक्वल टू 0 को कंपेयर करेंगे T इक्वल टू मैच्योरिटी के साथ, और हमें पता चल जाएगा कि ट्रांजैक्शन एक्सपोजर के कारण हमें कितना गेन हुआ या कितना लॉस हुआ। ठीक है, तो T इक्वल टू 0 को सेलिंग प्राइस फॉरेन करेंसी में है €500 पर AC यूनिट। स्पॉट एक्सचेंज रेट दिया हुआ है 51.50/55, यानी कि 51.50/51.55 रुपीज़ पर यूरो। T इक्वल टू 0 का रेट है। हमें क्या करना है, हमें सेल करना है फॉरेन करेंसी टू गेट द होम करेंसी, क्योंकि ये फॉरेन करेंसी हमें मिल जाएगी, फिर होम करेंसी हमको चाहिए रहेगी, तो फॉरेन करेंसी दे देंगे, होम करेंसी ले लेंगे, यानी कि सेल करेंगे बेस करेंसी। बेस करेंसी सेल करने का रेट होता है बिड रेट, यानी कि 51.50। तो एप्लीकेबल एक्सचेंज रेट है 51.50 रुपीज़ पर यूरो। तो सेलिंग प्राइस होम करेंसी में आ जाएगी 51.50 मल्टीप्लाई बाय 500 यूरो पर AC यूनिट, तो यूरो यूरो कट जाएगा, आंसर आएगा 25,750 रुपये पर AC यूनिट। तो एक AC यूनिट 25,750 रुपये में बिका। परचेज प्राइस इन फॉरेन करेंसी सिंगापुर डॉलर 800 पर AC यूनिट। स्पॉट एक्सचेंज रेट T इक्वल टू 0 का रुपीज़ पर एस डॉलर, ये दिया हुआ है रुपीज़ पर एस डॉलर 27.20/25, तो दिस इज़ 27.20/27.25। एप्लीकेबल एक्सचेंज रेट होगा यहाँ पे बाय करने वाला, यानी कि बाय फॉरेन करेंसी बाय गिविंग द होम करेंसी
यानी कि बाय करेंगे बेस करेंसी। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें फॉरेन करेंसी चाहिए रहेगी टू रीपे द फॉरेन करेंसी पेबल। तो बाय करेंगे बेस करेंसी बाय करने का रेट होता है आस्क रेट। तो एस डॉलर बाय करने का रेट होगा 27.25 रुपीज़ पर एस डॉलर। परचेज प्राइस हमारी होम करेंसी में आ जाएगी 27.25 पर एस डॉलर मल्टीप्लाई बाय 800, 21,800 पर AC यूनिट। इसमें हम लोग अदर परचेज प्राइस होम करेंसी वाला ऐड कर देंगे। 1,000 रुपये पर AC यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट, 1,500 रुपये पर AC यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। टोटल परचेज प्राइस 24,300 रुपीज़ पर AC यूनिट। यानी कि क्या हुआ, यानी कि हमने एक AC 24,300 में बनाई और 25,750 में बेच दी। यानी कि 24,300 में हमने एक AC बनाई और 25,750 में एक AC बेच दी। तो 25,750 माइनस 24,300 यानी कि सेलिंग प्राइस होम करेंसी माइनस परचेज प्राइस होम करेंसी मल्टीप्लाई बाय 2400 AC यूनिट्स। क्वेश्चन में लिखा था कि द कंपनी इज एक्सपोर्टिंग 2400 यूनिट्स। तो 34,80,000 रुपीज़ का मैंने गेन कर लिया, यानी कि प्रॉफिट कर लिया। ये गेन मुझे तब होता जब कोई भी एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस नहीं होते। यानी कि आज के एक्सचेंज रेट कल के एक्सचेंज रेट के बराबर होते हैं। कल के एक्सचेंज रेट का मतलब है T0 मैच्योरिटी के एक्सचेंज रेट। तो कोई भी अगर एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन नहीं होता तो 34,80,000 रुपीज़ मैं कमा लेता, यानी कि गेन हो जाता मेरा। अब बात करते हैं कि मुझे एक्चुअली में गेन हुआ कितना, क्योंकि एक्सचेंज रेट तो फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो T0 मैच्योरिटी को, यानी कि N=6 मंथ पे सेलिंग प्राइस वही रहेगी 500 यूरो। स्पॉट एक्सचेंज रेट मैच्योरिटी रेट को हो गया 52.00/05, 52.00/52.05। एप्लीकेबल एक्सचेंज रेट ₹52.00 पर यूरो। सेलिंग प्राइस 26,000 पर AC यूनिट। परचेज प्राइस $800 पर AC यूनिट। स्पॉट एक्सचेंज रेट T0 मैच्योरिटी को क्या हो गया, तो आफ्टर 6 मंथ्स रुपीज़ पर एस डॉलर हो गया 27.70/75। तो 27.70/27.75 बाय करेंगे बेस करेंसी आस्क रेट पे, तो 27.75 रुपीज़ पर डॉलर, यानी कि एस डॉलर इज योर एप्लीकेबल एक्सचेंज रेट। परचेज प्राइस 27.75 मल्टीप्लाई बाय 800, 22,200 रुपीज़, प्लस कर देंगे 1,000 रुपीज़, प्लस कर देंगे 1,500 रुपीज़, 24,700 रुपीज़ आपका परचेज प्राइस है। तो 26,000 आपका सेलिंग प्राइस है, 24,700 आपका परचेज प्राइस है। आपको एक्चुअली में प्रॉफिट हुआ 31,20,000 का। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस के कारण मुझे एक्चुअल में गेन हुआ 31,20,000, और अगर एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट नहीं होते तो मुझे गेन होता 34,80,000। यानी कि अगर एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट नहीं होते तो मुझे गेन होता 34,80,000 का। और सिंस यहाँ पे एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट हो रहे हैं, मुझे एक्चुअली में गेन हुआ 31,20,000 का। तो मुझे कितना कम गेन हुआ, तो मुझे 3,60,000 का कम गेन हुआ, यानी कि लॉस हो गया। दिस इज़ द लॉस ड्यू टू द ट्रांजैक्शन एक्सपोजर विच इज़ 3,60,000। तो अगर आप यही माल लोकली बेचते इन्हीं प्राइसेस पे, यानी कि T=0 पे, अगर आप 25,750 का एक AC बेचते लोकली और 24,300 का लोकली मैन्युफैक्चर करते, तो 34,80,000 आपको मिलता। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने माल मंगाया भी, मतलब इंपोर्ट भी किया और माल एक्सपोर्ट भी किया। इसके कारण क्या हुआ, आपका एक AC बिका 26,000 में और आपको एक AC पड़ा 24,700 में, यानी कि आपको एक्चुअली में प्रॉफिट हुआ 31,20,000 का। इसके कारण आपका लॉस हो गया 3,60,000 का, यानी कि आपका लॉस हो गया ड्यू टू द ट्रांजैक्शन एक्सपोजर 3,60,000। Based on the following additional information, calculate the loss or gain due to transaction and operating exposure if the contracted price of air conditioner is rupees 25,000. The current exchange rate changes to
रुपीज़ यूरो 51.75/80, रुपीज़ पर एस डॉलर 27.10/15. Price elasticity of demand is estimated to be 1.5. Payment and receipts are to be settled at the end of 6 months. तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है मैं बताऊंगा आपको आगे चल के. पेमेंट एंड रिसीट्स आर टू बी सेटल्ड एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स, ये तो पहले भी हो रहा था, यानी कि मैच्योरिटी डेट को ही फॉरेन करेंसी पेबल और फॉरेन करेंसी रिसीवेबल कन्वर्ट हो रहा था. क्वेश्चन में ध्यान आपको ये देना है कि आपका जो करंट एक्सचेंज रेट है यानी कि टी इज इक्वल टू 0 का एक्सचेंज रेट वो ये दोनों है, लेकिन आपका जो आफ्टर 6 मंथ का रेट है वो यही कंटिन्यू होने वाला है. ठीक है, तो अभी हमें ट्रांजैक्शन एक्सपोजर और ऑपरेटिंग एक्सपोजर के कारण लॉस या गेन कैलकुलेट करना है. मैंने आपको जो इकोनॉमिक एक्सपोजर पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, ये रहा इकोनॉमिक एक्सपोजर. तो इकोनॉमिक एक्सपोजर को ही ऑपरेटिंग एक्सपोजर कहते हैं. तो योर ऑपरेटिंग एक्सपोजर इज इक्वल टू इकोनॉमिक एक्सपोजर, जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई अफेक्ट होती है ड्यू टू द एक्सचेंज रेट चेंजेस. तो चलिए सबसे पहले ट्रांजैक्शन एक्सपोजर कैलकुलेट करते हैं. टी इज इक्वल टू 0 को आपका कोई भी फॉरेन करेंसी एक्सपोजर नहीं है, तो आपकी सेलिंग प्राइस 25,000 यानी कि होम करेंसी में है, तो कोई चिंता की बात नहीं है, 25,000 रुपये पर एसी यूनिट ही रहेगा. परचेज प्राइस में चेंज हो जाएगा. परचेज प्राइस फॉरेन करेंसी एस डॉलर 800 पर एसी यूनिट. स्पॉट एक्सचेंज रेट आपको नया वाला दिया हुआ है 27.10/15. तो यहाँ पे नया वाला जो एक्सचेंज रेट है वो यूज़ करेंगे 27.10/27.15. एप्लीकेबल एक्सचेंज रेट 27.15. परचेज प्राइस होम करेंसी इज 27.15 मल्टीप्लाई बाई 800 यानी कि 21720 प्लस कर देंगे 1000 प्लस कर देंगे 1500, तो 24220 आपका आ जाएगा टोटल परचेज प्राइस. टोटल आपको गेन हो जाता 18,72,000 का, बट ऐसा नहीं हुआ. टी इज इक्वल टू मैच्योरिटी को एन इज इक्वल टू 6 मंथ्स में सेलिंग प्राइस आपका 25,000 रुपये पर एसी यूनिट ही है. फॉरेन करेंसी 800. स्पॉट एक्सचेंज रेट आपका हो जाएगा टी इज इक्वल टू मैच्योरिटी वाला जो कि सेम रहेगा यानी कि 27.70/75 यानी कि 27.75. तो परचेज प्राइस 27.75 मल्टीप्लाई बाई 800 22,200 प्लस 1000 प्लस 1500, टोटल परचेज प्राइस 24,700. इसका मतलब ये निकल रहा है कि सिंस आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया यानी कि ट्रांजैक्शन एक्सपोजर आपका है, आपका एक एसी बिकेगा 25,000 में, लेकिन आपको एक एसी पड़ेगा 24,700 में, आपको प्रॉफिट होगा सिर्फ 7,20,000 का. तो समरी ये है कि आपने प्रॉफिट कमाया 7,20,000 का एक्चुअल ड्यू टू दिस एक्सपोर्ट इंपोर्ट, लेकिन अगर आपका यही माल इसी रेट्स में लोकली बिक जाता तो आपको गेन होता 18,72,000 का. तो आपको 11,52,000 का लॉस हो गया ड्यू टू द ट्रांजैक्शन एक्सपोजर. तो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर का कुल मिला के मतलब ये है कि अगर एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट नहीं होंगे यानी कि एक्सचेंज रेट सेम रहेंगे तो आप कितना गेन कमाते, और सिंस एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट होते हैं आपने कितना गेन कमाया, मतलब एक्चुअल में कितना कमाया. तो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस का इम्पैक्ट हमको दिख गया विच इज़ द ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, 11,52,000 का लॉस. अब बात करते हैं कि क्या इकोनॉमिक एक्सपोजर के कारण कुछ लॉस हुआ या गेन हुआ. सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करंट प्राइस ऑफ ईच यूनिट इन यूरो निकालेंगे कि टी इज इक्वल टू 0 यानी कि जो ओल्ड एक्सचेंज रेट था उसमें मेरा एक एसी कितने का था, तो मेरा एक एसी था 25,000 डिवाइडेड बाई 51.50. दिस इज 51.50 ओल्ड एक्सचेंज रेट टी इज इक्वल टू 0 का. तो मेरा एक एसी था 485.44 यूरोज़ का. प्राइस क्या हो गया आफ्टर चेंज इन द एक्सचेंज रेट, करंट एक्सचेंज रेट हो गया 51.75. ये रहा द करंट एक्सचेंज रेट चेंजेस टू 51.75. तो टी इक्वल टू 0 का जो नया एक्सचेंज रेट है उस पर मेरा नया प्राइस आ गया 483.09. मतलब मेरी एक एसी 485.44 यूरो की थी, लेकिन प्राइस घट गया और 483.09 यूरो हो गया.
तो देयर इज़ अ चेंज इन द प्राइस ड्यू टू चेंज इन द एक्सचेंज रेट, यानी कि जर्मनी में मेरे एक एसी की जो प्राइस है वो 485.44 से 483.09 हो गई, यानी कि 2.35 यूरो कम हो गई, यानी कि 483.09 यूरोज़ माइनस 485.44 यूरोज़ इज इक्वल टू माइनस 2.35। और अगर फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो वो होगा न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100, यानी कि -0.48%। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1.5। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है डेल्टा डिमांड, यानी कि डेल्टा क्वांटिटी अपॉन डेल्टा प्राइस, यानी कि चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस। तो ये इकोनॉमिक्स का एक फॉर्मूला है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस। 1.5 दिया हुआ है, डेल्टा डिमांड अपॉन प्लस 0.48 लिखेंगे। यहाँ पर हमको पॉजिटिव लेना है एंड न्यूमरिक वैल्यू लेना है, यानी कि हमारा आंसर आया था -0.48%। बट ये फॉर्मूला यूज़ करते समय हम लोग वहाँ पे माइनस हटा देंगे, 0.48 लिख लेंगे और 0.48% नहीं लिखेंगे, 0.48 न्यूमरिक वैल्यू लिखेंगे। तो मेरा डेल्टा डिमांड आ जाएगा 1.5 इंटू 0.48 0.72। अब इसको मैं बोलूँगा 0.72%, तो अब इसमें परसेंटेज लगा दूंगा। नाउ प्राइस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिमांड, यानी कि जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है और जब प्राइस गिरती है तो डिमांड बढ़ जाती है। तो इकोनॉमिक्स का ये एक तरीके का रूल है कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है और प्राइस गिरने से डिमांड बढ़ जाती है। कोई भी चीज़ अगर महंगी होती है तो बहुत ही कम लोग उसको परचेज़ कर पाते हैं। तो 100 लोग में अगर सिर्फ 4 लोग परचेज़ कर पा रहे हैं तो उसकी डिमांड कम है। लेकिन अगर वो सस्ती हो गई, मतलब यानी कि 4 लोगों की जगह 40 लोग उस चीज़ को परचेज़ कर सकते हैं, यानी कि डिमांड बढ़ जाएगी उस प्रोडक्ट की। तो प्राइस कम होने से जो लोग हैं वो उस चीज़ को अफोर्ड कर पाते हैं, और अगर ज़्यादा लोग उस चीज़ को अफोर्ड कर पाएंगे तो उस चीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी। तो प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ जाती है, और प्राइस बढ़ने से डिमांड इसलिए कम हो जाती है क्योंकि अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती जा रही है तो बहुत ही कम लोग होंगे जो उस चीज़ को अफोर्ड कर पाएंगे, और सिंस बहुत ही कम लोग होंगे उस चीज़ को अफोर्ड करने के लिए, उस चीज़ की डिमांड कम रहेगी मार्केट में। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट है उसकी जो प्राइस है और उसकी जो डिमांड है वो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं। प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, और अगर प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। यहाँ पर लिखा है कि प्राइस कम हो गई, यानी कि 0.48% प्राइस कम हो गई, तो यहाँ पर हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। यानी कि हमारा जो प्राइस था वो -0.48% था, यानी कि प्राइस कम हो गई, तो हमारा जो डिमांड है वो प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस 0.72%, यानी कि डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड अगर बढ़ जाती है तो क्या होता है, डिमांड अगर बढ़ जाएगी किसी चीज़ की तो क्वांटिटी ऑफ सेल बढ़ जाएगी। तो इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू फॉल इन प्राइसेस हमारा आया था 0.72%। तो नाउ साइज ऑफ द इंक्रीज ऑर्डर इज 2400 इंटू 1.0072, यानी कि 2417 यूनिट्स। इसका मतलब 2400 प्लस 0.72%। किसी चीज़ की अगर डिमांड बढ़ रही है यानी कि क्वांटिटी बढ़ जाएगी, यानी कि क्वांटिटी जितनी आप एक्सपोर्ट करोगे वो बढ़ जाएगी। तो अभी मैं एक्सपोर्ट करूँगा 2417 यूनिट्स, ना कि 2400 यूनिट्स। तो अगर मैं 2417 यूनिट्स एक्सपोर्ट करता हूँ तो मैच्योरिटी डेट के दिन एक्चुअल मुझे कितना प्रॉफिट होगा, तो 2417 मल्टीप्लाई बाय 25,000 माइनस 24,700, जो मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। 25,000 माइनस 24,700 इज इक्वल टू मैच्योरिटी का प्रॉफिट है। बट यहाँ पर हम लोग 2400 यूनिट्स नहीं लेंगे, 2417 यूनिट्स लेंगे। तो 2417 यूनिट्स में बेच दूंगा। एक यूनिट मेरा बिकेगा 25,000 रुपये में, और एक यूनिट बनाने में मुझे लगे 24,700 रुपये। टोटल मुझे प्रॉफिट हो जाएगा 7,25,100 का। तो फाइनली कंक्लूजन ये निकल रहा है दैट द गेन और लॉस ड्यू टू द इकोनॉमिक एक्सपोजर इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू मैच्योरिटी का गेन जो आपको एक्चुअली हुआ, माइनस टी इज मैच्योरिटी का गेन जो हो सकता था। 7,25,100 आपको एक्चुअली में गेन हुआ, और 7,20,000 का आपको प्रॉफिट हो सकता था। तो टोटल आपको 5,100 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया। दिस इज़ द एक्स्ट्रा गेन
ड्यू टू द इकोनॉमिक एक्सपोजर। तो प्रॉफिट आपका आ गया 5100 रुपीज़। इस क्वेश्चन की बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट ये है, इट इज़ अज्यूम्ड हियर दैट द फिक्स कॉस्ट इज फिक्स्ड पर यूनिट ओनली एंड नॉट ऑन टोटल बेसिस। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने फिक्स कॉस्ट जो दी हुई है, द फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इज़ 1000। तो 1000 रुपीज़ जो फिक्स कॉस्ट है वो अज्यूम किया जाएगी कि वो पर यूनिट सेम है, टोटल बेसिस में सेम नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और उनको ये लगता है कि अगर नंबर ऑफ़ यूनिट्स, इस केस में 2400 यूनिट्स थे और यहाँ पे 2417 यूनिट्स हैं, तो स्टूडेंट्स को ये लगता है कि अगर यूनिट्स बढ़ रहे हैं, तो डिमांड आपकी बढ़ रही है, तो जो आपका फिक्स कॉस्ट है वो सेम रहना चाहिए, क्योंकि फिक्स कॉस्ट सेम रहती है। बट इस क्वेश्चन में हमने ये अजम्पशन लिया है कि फिक्स कॉस्ट बस पर यूनिट सेम रहेगी, टोटल बेसिस में वेरी होती रहेगी। ठीक है, तो ऐसा सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 5100 रुपीज़ आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व होता है आपका ट्रांजैक्शन एक्सपोजर का क्वेश्चन और इकोनॉमिक एक्सपोजर का क्वेश्चन।